dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 9th chapter of class 7, which is about electric current and its effects. Okay? Chalo, let's start the chapter. See, students, first of all, they have given you some introductory lines. See, in the previous class, you were introduced to the concept of electric charge, electric current, electric potential, source of electric energy, and resistance, that is the load. Electric current is simply the flow of electric charges through a conductor. The continuous flow of electric current is obtained by maintaining a continuous supply of negative charge, carries at one end of the conductor and removing equal number of them at the other end. A source of electric current helps to maintain a continuous flow of charge, carries. In other words, it maintains a necessary potential difference at the ends of a conductor for a sustained current through it. So, students, what they're saying is कि हमने अपनी previous classes में कुछ concepts या terms को discuss किया था which were related to electricity. That is like electric charge, electric current, electric potential, source of electric energy, resistance. So, ये सारे हमने concept पहले भी discuss किए हैं. Electric current क्या होता है? Simply इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना किसी कंडक्टर के थ्रू, ओके, या फिर एक इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है जहाँ पे हमें एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई नेगेटिव चार्जेस की क्या मेंटेन रखनी होती है, तभी जाके वो एनर्जी फ्लो का इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूस फ्लो हो पाता है. ओके, कंडक्टर के एक एंड से फ्लो आगे की तरफ होगा एंड उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस उस कंडक्टर के दूसरे एंड से रिमूव होते चले जाएंगे. ओके, चलो, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितना भी नेसेसरी पोटेंशियल एंड डिफरेंस रिक्वायर है एट द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, वो हमें किसके थ्रू, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मिलता है. सो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि जो फ्लो चार्जेस का फ्लो है वो किस रेट से हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. दैट इज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. अब जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की स्टूडेंट, दैट इज एम्पियर, जिसको हमने एक फ्रेंच फिजिस्ट एंड्री मेरी एम्पियर के नेम के बिहाफ पर रखा गया है. एंड जो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं दैट इज एमीटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर Q कुलाम ऑफ चार्ज, सी चार्ज को मेजर किया जाता है कुलाम में, अगर Q नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के थ्रू इन T सेकेंड, सो करंट क्या होगा? करंट इज व्हाट? करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, right? And the symbol which we use to represent current, that is I. So I equals to Q upon T, that is coulomb upon second, यानी कि charge upon time. Okay, so you can write over here that current equals to charge weight upon time. Okay, chalo. Now, so that means 1 ampere current. 1 ampere current क्या होता है? जब किसी कंडक्टर के थ्रू 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, तो वहाँ पे करंट कितना होगा? 1 एम्पियर. ओके, आज जो क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है. एंड्री मेरी एम्पियर ने क्या प्रपोज किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हर एक मैग्नेटिक फिनोमेना का क्या है? सोर्स है. यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसको हम यूज कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, जो कि एक नेचुरल मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स. सो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एक सेल या बैटरी है वो क्या है? सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का. लेकिन इस करंट को आप क्या नहीं कर सकते, ये करंट अपने आप यानी कि इट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन. सो फॉर दैट हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, लाइक वायर, बल्ब, ये. ओके, सो जो सेल है, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसके 2 टर्मिनल्स के बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, सो दैट जो इलेक्ट्रिक करंट है इट कुड फ्लो. सो एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पार्ट जिसके अंदर वायर, बल्ब, स्विचेस वगैरह सब होंगे, है ना. एंड ये कॉन्टिन्यूस पाथ किसी एक सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में होना चाहिए, along which an electric current flows, that is called a circuit. Okay, सी. सो हमारे पास क्या होता है, जो सेल होता है, सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, उसको आप स्विच के एक एंड से कनेक्ट करते हो विद अ पीस ऑफ कॉपर वायर, एंड जो दूसरा एंड है स्विच का, उसको हम बल्ब होल्डर के
एक एंड से कनेक्ट करते हैं विद द अनदर पीस ऑफ कॉपर वायर। इस तरीके से जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो विद द अदर एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद द कॉपर वायर। स्विच को किस पोजीशन में, ऑन पोजीशन में रखना होता है सो दैट जो सर्किट है हमारा वो क्लोज सर्किट हो जाए। से करंट जो है एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू ही फ्लो हो सकता है, ओपन सर्किट में करंट कैन नॉट फ्लो। नाउ ड्यू टू दिस, अब इसकी वजह से जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आई टोल्ड यू जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट विल स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट। नाउ द इलेक्ट्रिक करंट मेक्स द बल्ब लाइट अप ग्लो। और इस तरीके से जो आपने अपने सर्किट के अंदर बल्ब रखा इलेक्ट्रिक बल्ब, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। ओके, नाउ see what they are saying is when the switch is in on position, जब स्विच आपका ऑन पोजीशन में होता है यानी कि क्लोज होता है, सर्किट हमारा तब कंप्लीट माना जाता है एंड करंट यहाँ फ्लो कर सकता है सर्किट के थ्रू जिसकी वजह से बल्ब विल ग्लो अप। बट अगर स्विच आपका ऑफ पोजीशन में है यानी कि ओपन है तो सर्किट वहाँ पे आपका ब्रोकन माना जाएगा। दैट मीन्स कोई भी करंट वहाँ फ्लो नहीं होगा एंड द बल्ब विल नॉट लाइट अप। Okay, now if we open the switch as shown so that it comes in the off position, अगर हम इस तरीके से जो स्विच है उसको ओपन कर देते हैं, आपको डायग्राम में शोन है यानी कि इस वक्त वो ऑफ पोजीशन में है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है एंड गैप कहाँ क्रिएट होता है, जो कॉपर वायर के दोनों एंड से उसके बीच में, जिसकी वजह से एक जो टर्मिनल है सेल का वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बल्ब से एंड करंट विल स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट। एंड जब स्विच आपका ओपन होगा यानी कि ऑफ पोजीशन पे होगा तब सर्किट आपका ब्रेक होगा, है ना, एंड जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है एंड द बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग। Now when the switch is in a circuit is closed, अब एक सर्किट के अंदर जब स्विच आपका क्लोज पोजीशन में है यानी कि स्विच को आप तब ऑन पोजीशन में मानेंगे एंड जब स्विच जो है सर्किट के अंदर ओपन होता है तब स्विच को हम ऑफ पोजीशन में कंसिडर करते हैं। सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब आपका लाइट अप तभी करेगा, ग्लो तभी करेगा जब आपका स्विच ऑन पोजीशन पे होगा एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कंप्लीट माना जाएगा। जबकि अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है दैट मीन स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे है एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इसका कंप्लीट नहीं है। ओके, सो समटाइम्स हाउएवर द बल्ब डज नॉट लाइट अप। अब कभी कभी बल्ब आपका तब भी ग्लो अप या लाइट अप नहीं करता जब आपका स्विच ऑन पोजीशन पे है यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, स्टिल आपका जो बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज नॉट ग्लोइंग अप। ओके, सो ये कब होता है, जब आपका बल्ब फ्यूज हो चुका है यानी कि जो उसके अंदर फिलामेंट है इट हैज बीन ब्रोकन। ओके, सो इन इलेक्ट्रिक बल्ब, सो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या, जैसे कि मतलब एक टॉर्च का बल्ब भी है, वहाँ पे एक थिन वायर होती है, पतली सी वायर होती है उसके सेंटर में जिसको आप फिलामेंट कहते हैं एंड ये फिलामेंट क्या हो जाता है, वाइट हॉट हो जाता है, ग्लो करने लगता है जैसे आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है दैट मीन्स इसका जो फिलामेंट वाला ही पार्ट है इट हैड बीन ब्रोकन। बल्ब का जो फिलामेंट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट होता है। सो दैट व्हाट, अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है सो इलेक्ट्रिक करंट भी ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से इस कंडीशन में बल्ब आपका लाइट अप नहीं करेगा इवन इफ द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन और द सर्किट इज क्लोज्ड। प्लीज नोट दैट अ स्विच कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इन अ सर्किट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विच को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सपोज आपके पास दो या दो से ज़्यादा बल्ब हैं जिसको आपने सेम सर्किट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको जब उस ऐसे सर्किट के स्विच को अगर आपको ऑन पोजीशन में लाना है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंस्टेंटली फ्लो करता है पूरे सर्किट पे जिसकी वजह से जितने भी बल्ब है दे ऑल विल ग्लो अप टुगेदर एट वंस। एंड अगर स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे है तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा सर्किट के किसी भी पार्ट में जिसकी वजह से बल्ब विल नॉट ग्लो अप। यू कैन सी दिस इज द बल्ब एंड दिस पार्ट, इसी पार्ट को आप क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आप कनेक्ट करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं विच वी हैव टू डिस्कस। सी, बिफोर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है इन द लेबर इंस्टॉल इलेक्ट्रिक वायर, एक लेबर है जो कि घर के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं या फैक्ट्रीज में इंस्टॉल कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हैं तो उससे बनाने से पहले क्या किया जाता है, उस सर्किट को प्लान किया जाता है ना। और प्लान कैसे किया जाता है, उसके लिए हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सो इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिंबल पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको टेबल गिवन है जहाँ पे आपको हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के क्या सिंबल गिवन है। फॉर एग्जांपल दिस, ये क्या है, ये स्विचेस के सिंबल्स है। दिस इज सेल, दिस इज बैटरी, ओके, दिस इज जीरो पावर सप्लाई, DC, सॉरी, डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई, दिस इज ऑल्टरनेट करंट पावर सप्लाई,
ये आपका लाइट बल्ब है, पोटेंशियोमीटर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, सेमीकंडक्टर डियोडो, ट्रांसफार्मर, कॉइल ऑफ वायर, फ्यूज, वेरिएबल रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर, वायर क्रॉस, these are wires join. Okay, this is galvanometer, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, टू वे स्विच, अर्थ कनेक्टर, कैपेसिटर, thermoresistor and bell. So these are the different electrical components along with their symbols. Now, next is circuit diagram. So, circuit diagram tells us how the various components in a circuit have been connected by using the electrical symbols of the component. It is called a circuit diagram. एक ऐसा डायग्राम या एक ऐसा रफ स्केच जिसमें आपको क्या पता चलता है कि कैसे एक सर्किट के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया गया है कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज करके. ऐसे डायग्राम को सर्किट डायग्राम कहते हैं. ओके, सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाता है बाय यूजिंग द सिंबल्स. ओके, सो इसीलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके सर्किट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेल, बल्ब, क्लोज स्विच, ये सब होते हैं जिसको आपने ड्रॉ करा होता है. ओके, सी दिस इज द फिगर विच इज गिवन टू यू एंड इट इज शोइंग ए इलेक्ट्रिक सर्किट ओनली. ओके, चलो, सो इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि अब आपको यहाँ पे गिवन है, इस डायग्राम में क्या है, एक बल्ब है जिसको आपने एक सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया है कॉपर वायर के थ्रू एंड जो स्विच है वो आपका क्लोज्ड है. Okay, now circuit diagram drawn by using the electrical symbols of the various component. अब आप जहाँ अलग अलग component के various symbols को use करके कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं. तो आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेल, बल्ब, ओपन स्विच ये सब होता है और इन सभी को यूज करके आप एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं. तो सर्किट डायग्राम में अब आपको ये जो गिवन है, सर्किट डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक बल्ब है जिसको आपने सेल के दोनों ही टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया है कॉपर वायर के थ्रू एंड एक ओपन स्विच के थ्रू. सो यहाँ पे जो सर्किट आपको गिवन है, ये कैसा सर्किट है, ये आपका कंप्लीट सर्किट है. ओके, सॉरी, दिस इज नॉट द कंप्लीट सर्किट, दिस इज अ कंप्लीट सर्किट. सो द सर्किट शोन इन फिगर इज कंप्लीट ड्यू टू क्लोज स्विच सिंस देयर इज नो गैप, देयरफॉर करंट फ्लोज इन द सर्किट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन में यहाँ पे आपको कोई गैप नहीं है, स्विच आपका क्लोज्ड है, यानी कि सर्किट आपका कंप्लीट है. एंड सर्किट कंप्लीट है तो जो करंट है वो कंप्लीटली फ्लो हो रहा है कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू एंड बल्ब आपका क्या कर रहा है, लाइट अप हो रहा है. लेकिन अगर आप इस वाले फिगर में देखें तो यहाँ पे गैप है, स्विच आपका क्या है, ओपन स्विच है. दैट मीन्स व्हाट, सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से करंट कंप्लीटली फ्लो नहीं कर रहा है एंड द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग अप. ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट द टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो एक इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. सो हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे जो कि करंट के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है ना. एंड जो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है उसको आप कहाँ अपनी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. So before we discuss the heating effect of electric current, we should know the meaning of the term electric resistance or just resistance. तो सबसे पहले आपको electric resistance या simply आप उसको resistance कह सकते हो, आपको ये terms के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. तो all the materials oppose the flow of current through them. See स्टूडेंट, जितने भी मटीरियल्स हैं वो सभी मटीरियल्स अपने थ्रू फ्लो होने वाले करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं पहले. ठीक है, कुछ मटीरियल्स ऐसे जो लेस अमाउंट ऑफ करंट को अपोज करते हैं एंड कुछ ज़्यादा अपोज करते हैं. सो वो डिग्री, जिस डिग्री पे एक मटेरियल जो है करंट के पैसेज को अपोज करता है खुद के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है. जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हैं इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है. जबकि अगर बात करें एलॉयज की, जो कि है एग्जाम्पल गिवन है नाइक्रोम, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है. नाइक्रोम एक एलॉय है जिसमें आपने निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाया गया होता है. सो एक वायर जो एक ऐसे मटेरियल से बनी है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है, दैट मीन्स उस आप वायर को रेजिस्टेंस वायर बोलेंगे. दैट मीन्स नाइक्रोम का अगर आप वायर बनाते हो, बिकॉज आई टोल्ड यू नाइक्रोम का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, सो नाइक्रोम के एलॉय से अगर आप कोई वायर बनाते हो तो नाइक्रोम का वायर रेजिस्टेंस वायर होगा. ओके, कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्क्राइब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब यही चीज़ों को आपको याद रखना है, तभी जबकि हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझ पाएंगे. सो द टॉपिक इज नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So students, when electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistant wire becomes hot and produce heat. This is called the heating effect of current. Actually, when electric current passes through a high resistance wire, the electrical energy gets converted into heat energy and
This heat energy heat up the resistance wire. We can demonstrate the heating effect of current by performing an activity also. See what they are saying, student, जब आप किसी भी high resistance conductor या wire के through electric current को pass करते हैं, for example nichrome wire के through आपने electric current को pass किया, तो जो resistance है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, resistance wire जो है वो काफ़ी हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है. दिस इज व्हाट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, सो बेसिकली होता क्या है वहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक करंट को जैसे ही आपने हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू पास किया, जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो अपोज हुई, और अपोज होने की वजह से वो सबकी सारी की सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. एंड अब यही हीट एनर्जी है जो रेजिस्टेंस वायर को हीट अप कर देगी. ओके, चलो. नाउ दे हैव गिवन एन एक्टिविटी जहाँ पे आप एक ग्लोइंग बल्ब के हीटिंग को स्टडी करेंगे. सो आपने क्या लिया, एक टॉर्च बल्ब लिया, कनेक्टिंग वायर्स लिया, एक सेल एंड एक स्विच लेना है. अब आपने उस टॉर्च बल्ब को एक सेल के साथ कनेक्ट करना है एंड एक स्विच के साथ, किसके थ्रू, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू. फिर आपको बल्ब को स्विच ऑन करना है एंड उसको ऑफ कर देना आफ्टर 2 to 3 minutes. अब आप बल्ब को बहुत केयरफुली टच करेंगे अपनी उसकी बाहर की ग्लास बॉडी के थ्रू. व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हाट that you have to write over something. फिर उसके बाद आप दोबारा से उस बल्ब को स्विच ऑफ करेंगे 10 minutes के लिए एंड देन उसके बाद स्विच इट अगेन. फिर उसके बाद आपको बल्ब को दोबारा से 4 to 5 minutes के लिए लाइट अप करना है, फिर दोबारा स्विच ऑफ करना है, दोबारा आप उसे टच करके देखोगे. नाउ व्हाट डू यू नोटिस? सो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या है, जो बल्ब है वो पहले केस में ज़्यादा हॉट हो गया था, है ना. दैट मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ने क्या कर दिया, बल्ब को हॉट कर दिया, राइट. सी, सो इस एक्टिविटी में जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, किसके थ्रू, बल्ब के थ्रू, जो टेम्परेचर था उसके फिलामेंट का वो राइज हो गया, एक एक्सटेंट था जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगा. एंड उसी में से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी था जो किस में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में चेंज हो गया. इसकी वजह से आपका बल्ब हॉट हो गया, है ना. एंड जैसे आप उस बल्ब को टर्न ऑफ करेंगे तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा. Okay, that means getting hot of an object when electric current passes through it is called heating effect of electric current. यानी कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एंड उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीट अप हो जाता है, उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, अब क्या इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, सिर्फ बल्ब का फिलामेंट ही नहीं बल्कि हर एक वायर या डिवाइस जिसके थ्रू आप करंट को पास करते हैं, मोर और लेस, हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम भी, लेकिन सभी वायर या डिवाइस जिसके थ्रू करंट पास किया जाता है वो हॉट हो जाता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कुछ ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कुछ कम गर्म होता है, डिपेंड करता है कि उनका रेजिस्टेंस कितना है. ओके, अब उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट में ही वर्क करती है. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल्स, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, गीजर, हॉट प्लेट्स, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा. ये सभी डिवाइसेस में एक कॉइल्ड वायर होती है जिसको आप एलिमेंट कहते हैं. एंड जब उस एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, ये एलिमेंट रेड हॉट हो जाता है जिसके थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, इनकैंडेसेंट बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, ये भी क्या, ये भी आपको लाइट प्रोड्यूस करती है, किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. नाउ द अमाउंट ऑफ हीट, अब एक एलिमेंट के थ्रू कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है. दैट मीन्स व्हाट, कि उस एलिमेंट को बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज किया गया है, उस एलिमेंट में लेंथ ऑफ वायर कितनी है, वायर एलिमेंट की जो वायर है उसकी थिकनेस कितनी है, एंड कितने टाइम के लिए करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है. सो दैट मीन्स व्हाट, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या डिवाइसेस के जो एलिमेंट है उनको डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है, उनकी लेंथ, थिकनेस सब कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है. अब हर एक मटेरियल जो है वो एक डिफरेंट एक्सटेंट तक हीट अप होता है जब आप उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, है ना. किसकी वजह से, उनकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से. रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस उस फ्लो ऑफ करंट को हैम्पर कर देता है जिसकी वजह से क्या, जो मटेरियल्स का रेजिस्टेंस हाई होगा दैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा करंट को अपोज किया जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ओके, लेकिन ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस लो होता है वहाँ पे काफ़ी लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये काफ़ी लीस्ट हॉट होते हैं, जबकि टंगस्टन एंड नाइक्रोम जैसे जो मटेरियल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं ऑन द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम. सो यही जो प्रॉपर्टी है टंगस्टन एंड नाइक्रोम की, वो उन्हें यूजफुल बनाती है इलेक्ट्रिक बल्ब एंड जो हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट हैं उनके फिलामेंट्स बनाने के लिए. यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है, एंड जो हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट है उनको हम नाइक्रोम से बनाते हैं. क्यों, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है काफ़ी हाई होता है. ओके, चलो. नाउ दे हैव द एबिलिटी, अब इनके पास एबिलिटी है क्या करने की, हाई टेम्परेचर्स को विदस्टैंड करने की विदाउट गेटिंग मेल्टेड.
उसके साथ लाइट देने के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये हीट डिजायरेबल नहीं होती है बिकॉज ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। लेकिन अगर हम उसी की जगह फ्लोरोसेंट ट्यूब्स या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसको CFL कहा जाता है, इसका आप यूज़ करते हो, ये एक बेटर ऑप्शन है बिकॉज ये लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं एंड काफ़ी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स दे विल सेव एनर्जी एंड रिड्यूस इट्स वेस्टेज। नाउ थिंक व्हाट हैपेंस इफ द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू मटेरियल इंक्रीजेस। अगर एक मटेरियल के थ्रू जो करंट हम पास कर रहे हैं वो इंक्रीज कर दिया जाए, सो क्या होगा? सो लेट अस फाइंड द फैक्ट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। दैट मीन्स व्हाट? क्या पता चलता है कि एक मटेरियल के थ्रू कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाट, कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है तो अमाउंट ऑफ हीट विल बी ऑल्सो मोर ओनली। Now applications of the heating effect of current. अब heating effect of current के applications को डिस्कस करते हैं। So I told you इसके काफ़ी सारे applications यानी कि uses हैं हमारी everyday life में। कुछ important applications आपको given है। Number 1, जो heating effect इलेक्ट्रिक करंट का, इसको हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस की वर्किंग में भी यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, वाटर हीटर दैट इज अ गीजर, ओके, इमर्शन रॉड एंड सोल्डरिंग आयरन एक्सेट्रा। इन सभी हीटिंग डिवाइसेस में इनका यूज़, इस इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप में भी यूटिलाइज किया जाता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम सेफ्टी डिवाइस में भी यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या करने के लिए? हाउस होल्ड वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको एक्सीडेंटल लार्ज फ्लो ऑफ करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, चलो नाउ अब हम इन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारी ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। सो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैं जो वो आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के फिनोमेना पे काम करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं इनके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस वायर की कॉइल होती है जो कि नाइक्रोम अलॉय की बनी है, एंड क्योंकि ये कॉइल काफ़ी हाई रेजिस्टेंस वायर की होती है तो दैट मीन्स व्हाट, ये एक इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस में इनको हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है उस अप्लायंस का। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो, द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस का वो पार्ट जो कि हीट अप हो जाता है ऑन पासिंग करंट, उसको हीटिंग एलिमेंट या सिंपली एलिमेंट कह सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर अप्लायंस। ओके, तो जैसे ही आप उस इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के थ्रू, अप्लायंस के थ्रू करंट पास करते हैं, उसको एक पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट करके एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के थ्रू, ओके, तो तब एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हीटिंग एलिमेंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हीटिंग एलिमेंट आपका काफ़ी रेडिश हॉट हो जाता है, एंड काफ़ी सारी हीट जो है वो उस हीटिंग एलिमेंट के अंदर प्रोड्यूस होगी बिकॉज क्योंकि वो किसका, एक हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर का बना है। एक नेग्लिजिबल हीट जो होती है जो उस कॉपर वायर के जो कनेक्टिंग कॉपर वायर्स है उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट की हीट, बिकॉज कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो होता है, एंड क्योंकि एक नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होती है कॉपर कनेक्टिंग वायर में, इसीलिए ये रेडिश हॉट नहीं होते, जैसे कि वो एलिमेंट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको आप इलेक्ट्रिक लैम्प भी कहते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आई टोल्ड यू एक थिन फिलामेंट होता है टंगस्टन मेटल का बना हुआ, एंड जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस बहुत ही थिन हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट के थ्रू, जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, एंड इसी हीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो एक हाई टेम्परेचर तक क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, एंड जो बल्ब है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। एक्चुअली ये जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है वो आपका वाइट हॉट होता है एंड लाइट एमिट करता है। काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि कंज्यूम होती है बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, विच अपीयर्स एज हीट, ड्यू टू विच द ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स क्वाइट हॉट। इसीलिए हमें कभी भी एक ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड है उसको टच नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी हॉट हो सकता है एंड आपके जो हैंड है इट कुड बर्न वेरी बैडली। ओके, चलो
Now, please note that the same current flowing through the tungsten filament of an electric bulb produces enormous heat, but almost negligible heat is produced in the connecting wires of the copper. Same वही चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है उसके थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही करंट आपके उस कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू फ्लो होगा जिसके थ्रू आपने उस बल्ब को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया है। लेकिन क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स आपके कॉपर के बने होते हैं, कॉपर का रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी नेग्लिजिबल हीटिंग या हीट प्रोड्यूस होती है एंड आपकी जो वो वायर्स है दे विल नॉट ग्लो। ओके, चलो सी दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द फाइन टंगस्टन फिलामेंट, जो टंगस्टन फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस हाई था, जबकि कॉपर कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। Now next is compact fluorescent lamp, which is CFL. So एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है बेसिकली उसको आप यूज़ करते हो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर पार्ट जो बल्ब के फिलामेंट के थ्रू कंज्यूम किया जाता है उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका बल्ब रेडिश हॉट हो जाता है। ओके, एंड बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो एक्चुअल में लाइट में कन्वर्ट होती है। सो इस तरीके से जो हीट का प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू ये डिजायरेबल नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो इस कंडीशन में जो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब है वो पावर एफिशिएंट नहीं होते हैं, बिकॉज ये काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी को एज अ हीट वेस्ट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज और सिंपली यू कुड से फ्यूज। तो फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फायर्स एंड जो डैमेज हो सकता है इलेक्ट्रिकल सप्लाइजेस को ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट उनको प्रिवेंट किया जाता है। तो फ्यूज जो हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको आप कहाँ फिट करते हैं? जो आपके मेन स्विच होता है स्विच बोर्ड पर उसके साथ फिट किया जाता है। अब ये फ्यूज भी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करता है। कैसे? सी, एक फ्यूज के अंदर एक शॉर्ट लेंथ यानी कि काफ़ी छोटी सी लेंथ का एक थिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो जब थिन फ्यूज वायर का जो आई टोल्ड यू रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है हाउस में उसके कंपैरिजन में। ओके, सो जब आप एक हाउस होल्ड सर्किट के अंदर करंट सडनली फ्लो होता है ना, एंड वो सडनली इतना ज़्यादा होता है जो यूजुअल अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है, सो वो थिन फ्यूज वायर जो है वो ज़्यादा हीट हो जाती है जिसकी वजह से वो मेल्ट होती है एंड सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड जो करंट है फिर अब वो आगे सर्किट में फ्लो नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से आपके हाउस होल्ड सर्किट के अंदर फायरिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है क्योंकि ओवर हीटिंग नहीं होती वायर्स की वजह से वायर्स के अंदर, एंड जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी एंड रेफ्रिजरेटर ड्यू टू अ लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू देम। Now next we come to traditional fuse used in electric wiring of houses and other building. अब इलेक्ट्रिक घर की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती थी या फिर जो बाकी बिल्डिंग्स की वायरिंग होती थी उसमें पहले टाइम पे जो ट्रेडिशनल फ्यूज यूज़ किए जाते थे उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सी, इफ़ ड्यू टू सम रीज़न, अगर किसी रीज़न की वजह से एक हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज जाता है यानी कि वो उस सेफ लिमिट को एक्सीड कर देता है, तो फ्यूज़ जो था वो अपने आप ब्लो ऑफ हो जाता था यानी कि उसका वायर जो था काफ़ी ज़्यादा हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाता था, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता था। सो व्हेन द फ्यूज़ वायर ब्रेक, जैसे फ्यूज़ वायर ब्रेक होता था इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है हाउस होल्ड वायरिंग में वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से घर में जो बाकी वायरिंग है उसमें कोई डैमेज नहीं होता एंड जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ हो रहे थे वो भी सेफ रहते हैं। लेकिन अगर हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर फ्यूज़ नहीं होता तो वो लार्ज करंट जो है वो वायरिंग के थ्रू फ्लो होता, जिसकी वजह से सारी घर की वायरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती एक बहुत हाई टेम्परेचर तक एंड इलेक्ट्रिक फायर कुड बी कॉस्ड। ओके, सो जो लार्ज करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, ये क्या करता वहाँ उन सभी डिवाइसेस को भी डैमेज कर देता। ठीक है, चलो सो नाउ व्हेन अ फ्यूज गेट्स ब्लो, तो अब जैसे ही फ्यूज आपको ब्लो हो जाता है यानी कि ब्रेक हो जाता है एक न्यू फ्यूज को फिट करना पड़ता था उसकी जगह। ओके, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रीस्टोर करने के लिए इन द हाउस होल्ड सर्किट। एक ब्लोन ऑफ फ्यूज को हमें रिप्लेस करना पड़ता था एक न्यू फ्यूज के पास साथ ही। ओके, एंड ओनली आफ्टर द कॉज ऑफ एक्सेसिव करंट द वायरिंग हैज बीन डिटेक्टेड एंड सेट राइट। सिर्फ उसी के बाद उसको आप न्यू फ्यूज को वहाँ पे फिट करेंगे या रिप्लेस करेंगे जब आप इस चीज़ को चेक कर ले कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था अब वो अपने एक नॉर्मल एक्सटेंशन पे आ गया है या नहीं। कभी भी आप ब्लोन अप इलेक्ट्रिक फ्यूज को फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे मेन सर्किट के साथ। ओके, खुद से मेन सर्किट जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्यूज को
रिप्लेस किया जाता था, तो उससे हमने कभी क्या उसको हम खुद से फिक्स नहीं कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन ही है जो इस पर्पस के लिए बुलाया जाता है एंड वही उसको फिक्स करके जाते हैं। प्लीज नोट दैट वी यूज अ थिन वायर इन अ फ्यूज। अब क्या बोल रहा है कि फ्यूज में एक बहुत पतली सी वायर यूज करी जाती है बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी सारे कनेक्टिंग वायर्स के कंपैरिजन में। एंड हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा फ्यूज़ के अंदर एज कम्पेयर टू एनीवेयर एज इन द सर्किट, जिसकी वजह से फ्यूज़ वायर आपका मेल्ट हो जाएगा एंड जो बाकी वायरिंग है वो आपकी सही रहेगी, सेम रहेगी। जो थिकनेस ऑफ द फ्यूज वायर, अब जो फ्यूज वायर की थिकनेस है वो आपकी कितनी होनी चाहिए सो दैट इट इज एबल टू विथस्टैंड ओनली लिटिल मोर करंट देन ड्रॉन बाय द हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट के अंदर जितने भी करंट को पास होने की कैपेसिटी है उससे कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ही जो करंट है उसको विथस्टैंड करने के बराबर थिकनेस होनी चाहिए उस वायर की जो कि आप अपने घर के फ्यूज में यूज कर रहे हैं। ओके, वी शुड नॉट यूज अ थिक वायर एज अ फ्यूज वायर। बहुत ज़्यादा थिक वायर हमें एज अ फ्यूज वायर यूज़ नहीं करना है बिकॉज उसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होगा जिसकी वजह से वो हीट अप नहीं होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पर इजीली जाकर। ठीक है, फ्यूज वायर यूजुअली टिन प्लेटेड कॉपर वायर का बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है सो दैट वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। एक कॉपर मेटल वायर या कोई भी ऐसा मेटल वायर है मेटल स्ट्रिप उसको आप एज अ फ्यूज वायर नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है जिसकी वजह से ये ईजिली मेल्ट नहीं होंगे जब इनके थ्रू एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। ओके, नाउ द कॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो। अब लार्ज करंट फ्लो के क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग हो सकती है। सो एक एक्सट्रीमली लार्ज करंट जो है जब वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग सर्किट के अंदर फ्लो करता है वो सिर्फ दो सर्कमस्टांसेस के अंदर कर सकता है, या तो शॉर्ट सर्किटिंग है या ओवरलोडिंग है। अब ये क्या है, सी शॉर्ट सर्किट। एक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को हम दो इंसुलेटेड वायर के थ्रू सप्लाई करते हैं जो हमारे एक साथ ही रन करते हैं एंड हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तक रीच करते हैं। अब एक इंसुलेटेड वायर है जिसको लाइव वायर कहते हैं, दूसरा इंसुलेटेड वायर है जिसको न्यूट्रल वायर कहा जाता है। दोनों ही वायर ज़रूरी होते हैं कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वर्किंग के लिए। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक आयर है वो तभी वर्क करेगी जब उसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों ही अंदर कनेक्टेड होंगे। सो अगर एक प्लास्टिक लाइव वायर न्यूट्रल वायर की जो बाहर की प्लास्टिक इंसुलेशन है वो क्या हो जाती है, वियर एंड टियर की वजह से वॉर्न आउट हो जाती है, टियर हो जाती है सॉरी। फिर जो दोनों ही नेकेड आयर्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं टच करेंगे एंड जैसे ही लाइव वायर न्यूट्रल वायर क्या करते हैं एक दूसरे को टच करते हैं अननोइंगली, यहीं पे क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। ओके चलो, तो जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करते हैं डायरेक्टली तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो हाउस होल्ड वायरिंग के थ्रू फ्लो होता है एंड ये लार्ज करंट क्या करता है, जो वायर्स अंदर हैं उन सभी को हीट अप कर देता है एक डेंजरसली हाई टेम्परेचर तक एंड वहाँ पे एक फायर स्टार्ट हो सकती है। ओके चलो, अब एक रीजन जो है फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट का इन अ हाउस होल्ड सर्किट वो है शॉर्ट सर्किटिंग, यानी कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर का टच होना। एंड जो आउटर इंसुलेशन है कनेक्टिंग केबल की एक इलेक्ट्रिक आयरन की वो अगर ऑलरेडी टर्न है, ओके, एंड जो इनर वायर के इंसुलेशन है वो भी टर्न है, तब भी आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी एक ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज नहीं करना चाहिए जिसके जो कनेक्टिंग केबल है ओके इंसुलेशन के लिए वो कैसे है, टर्न आउट है। सो ऐसे केबल्स को आपको हमेशा क्या करना है, इमीडिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, ओवरलोडिंग। सो जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आप सिंगल सॉकेट में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे एक एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लो होता है हाउस होल्ड सर्किट के अंदर जिसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। अब जो फ्लो ऑफ लार्ज करंट है ओवरलोडिंग की वजह से वो जितनी भी आपकी हाउस होल्ड वायरिंग है उसमें जितने कॉपर वायर्स हैं उनको क्या कर देता है, एक बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट अप कर देता है जिससे कि अगेन फायर स्टार्ट हो सकती है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा अबाउट द इलेक्ट्रिकल फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, राइट। चलो, सो इस डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक फायर को अवॉइड करने के लिए हमें इसीलिए अपनी वायरिंग के अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करना चाहिए। ओके, जब भी किसी हाउस में या किसी बिल्डिंग की आप वायरिंग करते हैं तो वायरिंग को क्या फ्यूजेस के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड जब कोई शॉर्ट सर्किट है ओवरलोडिंग होती है तो फ्यूज वायर अपना आप आपका ब्लो ऑफ हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है घर के अंदर वो कट ऑफ हो जाती है एंड इससे इलेक्ट्रिक फायर्स आपके प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ओके, नाउ
फ्यूजेस यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर भी फ्यूजेस यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने क्या सो फार हमने फ्यूजेस के बारे में डिस्कस किया, जो कि हम अपने मेन स्विच बोर्ड में लगाते हैं अपने घर के अंदर, है ना, क्या करने के लिए, अपने घर की सारी वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब क्या है, फ्यूजेस को आप इंडिविजुअल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी यूज करते हैं, उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि हो सकता है उनके थ्रू फ्लो होने वाले एक्सेसिव करंट से उनको प्रोटेक्ट करता है। सो जो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं थोड़े, लाइक टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, इनके अपने फ्यूज होते हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज के अगेंस्ट बाय टू मच ऑफ करंट। फ्यूज को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के भी अंदर यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है जिसमें थिन फ्यूज वायर होती है, अंदर सील्ड होती है, एंड ए ग्लास ट्यूब जो है वो उसपे 2 मेटल कैप्स होते हैं दोनों ही एंड पर। तो अब ये फ्यूज वायर के जो दोनों एंड है उसको इन्हीं मेटल कैप के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड जो मेटल कैप्स है वो किसके लिए होती हैं, फ्यूज को कनेक्ट करने के लिए होती है इन द सर्किट इन अ सुटेबली मेड ब्रैकेट। अगर किसी भी रीजन की वजह से लार्ज करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से थ्रू फ्लो हो रहा है, जो फ्यूज है वो अपने आप ब्लो अप हो जाएगा, यानी कि मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से उस अप्लायंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, एंड आपका अप्लायंस जो है डैमेज से प्रोटेक्टेड रहेगा, विच कुड हैव बीन कॉज्ड इफ द लार्ज करंट हैड पास थ्रू इट। सो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो फ्यूज यूज किए जाते हैं उनको आप कार्ट्रिज फ्यूजेस कहते हैं। हमें हमेशा प्रॉपर फ्यूजेस का ही यूज करना चाहिए। कौन से होंगे प्रॉपर फ्यूजेस, जिसके अंदर आपका ISI मार्क होता है ना। ये क्या होता है, ये स्पेसिफाई करने के लिए होता है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए। नाउ यूज ऑफ MCB इन प्लेस ऑफ फ्यूज। अब फ्यूज की जगह MCB का यूज, सो MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो आज के टाइम पे क्या हम लोग MCBs का यूज कर रहे हैं काफी ज्यादा अपनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, किसकी जगह, ट्रेडिशनल फ्यूजेस की जगह। MCB जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क नहीं करता, दिस इज द MCB। ओके, MCB करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम। MCB क्या है, MCB एक स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है जैसे ही एक सर्किट के अंदर जो करंट है वो बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है। MCB को आप दोबारा से ऑन पोजीशन पे रीसेट कर सकते हैं जब जो फॉल्ट था वायरिंग में, है ना, वो सही हो चुका है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको फ्यूज के केस में क्या करना पड़ता था, आप फ्यूज को किसी भी एक फ्यूज को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं, है ना। अगर वो फ्यूज आपका ब्रेक हो चुका है उसके बाद अब आपको न्यू फ्यूज को उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन MCB के केस में क्या है, MCB को आप मैनुअली रीसेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए। MCB क्या रीसेट के लिए जाती है, यानी कि उसको टर्न ऑन किया जाता है, तब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होने लगता है हाउस होल्ड वायरिंग में दोबारा से। ठीक है, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट हर एक हाउस के या बिल्डिंग में यही मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिक वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, टू मेक श्योर दैट वी बाय गुड क्वालिटी MCB। अगेन वही, ये ध्यान रखने के लिए, श्योर करने के लिए कि हम अच्छी क्वालिटी के MCBs को यूज़ कर रहे हैं, हम हर एक MCB में ISI मार्क को ही देखेंगे। ओके, उसी MCB को हमें खरीदना चाहिए एंड यूज़ करना चाहिए। This was all about heating effect of electric current, and now we come to the topic which is magnetic effect of electric current. चलो, जैसे कि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसको आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको आप बहुत सारी डिवाइसेस बनाने के लिए यूज करते हैं एंड उसको हम कॉमनली अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसी इफेक्ट ऑफ करंट को, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, टॉय, इन सभी को बनाने में यूटिलाइज किया जाता है इस फिनोमेना को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, इन्होंने इन्हें क्या डिस्कवर किया था। ओरेस्टेड ने क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट को एक वायर के थ्रू पास किया जाता है तो जो कंपास की निडल थी जिसको आपने उसी के पास रखा था वो डिफ्लेट होती है अपने यूजुअल नॉर्थ साउथ पोजीशन से। अब जब उस कंपास निडल इटसेल्फ इज अ टिनी मैग्नेट, अब वो जो कंपास की निडल थी वो अपना आप खुद में क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, सो कंपास निडल जो है वो तभी डिफ्लेक्ट होती है जब कोई दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो कंपास निडल आएगी। ओके, सो सिंस
जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या कर रहा है, कंपास निडल को डिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रख रहा है जब आप उसको क्या कर रहे हो, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो। तो इससे क्या कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो एक वायर के थ्रू फ्लो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड, एंड यही वो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है ना। एंड उसने क्या, उस कंपास निडल पे फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से वो कंपास निडल क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ एक इलेक्ट्रिक करंट को आप मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। वो मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बनाए जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही वर्क करते हैं, इसको हमें डिस्क्राइब किया गया है। सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसके अंदर एक लॉन्ग कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जिसको हमने एक आयरन रॉड के अराउंड क्या किया होता है, वुंड किया होता है। सो अब जैसे ही ये कॉइल के दोनों एंड्स को एक सेल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, एक करंट कॉइल के थ्रू पास होता है एंड वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। यही मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा, उस आयरन रॉड को मैग्नेटाइज कर देगा एंड आयरन रॉड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। सो मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो तभी तक रहेगा जब तक उस कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करेंगे कॉइल के अंदर जितना भी मैग्नेटिज्म था आयरन रॉड का वो डिसअपियर हो जाएगा एंड इट विल नो लॉन्गर बिहेव एज अ मैग्नेट। सो अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें एक कॉइल होती है इंसुलेटेड वायर की, जिसको एक पीस ऑफ आयरन रॉड के अराउंड रैप किया गया था एंड इसको मैग्नेटाइज तभी करते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होगा। प्लीज नोट कि सिर्फ आयरन को ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज जैसे आपने करंट को स्विच ऑफ किया कॉइल के अंदर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर है, उसको आपने आयरन पीस की बनी है, आयरन पीस क्या होगा, अपनी सारी मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। स्टील को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज करंट जैसे कि आप स्विच ऑफ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल में से वो कॉइल अगर स्टील पीस की बनी है तो स्टील पीस जो है वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करता। दैट मीन स्टील पीस जो है वो उस मैग्नेटिज्म को रिटेन करेगा एंड वो क्या बन जाएगा, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नाउ स्विच ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल वायर। अब व्हाट दे आर सेइंग कि अब आपको क्या करना है, उस कॉइल्ड वायर के अराउंड जो स्विच करंट है उसको आपको स्विच ऑफ करना है, क्या करके, बाय ओपनिंग द गैप इन द स्विच। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही आपने उस करंट को स्विच ऑफ करा थ्रू द कॉइल, स्टील की जो पिन है वो डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द आयरन नेल एंड दे विल नो लॉन्गर क्लिंग टू द आयरन नेल। दिस मीन्स व्हाट कि जैसे ही करंट को स्टॉप किया जाता है कॉइल ऑफ वायर के थ्रू, जो आयरन नेल उसमें आपने अटैच करी थी वो अब मैग्नेट नहीं रहती है। आयरन नेल अपनी सारी मैग्नेटिज्म को लूज कर देगी जिसकी वजह से जो स्टील पिन्स थी दे विल नॉट क्लिंग टू एनी मोर। दैट मीन्स व्हाट, जो आयरन नेल है वो किसकी तरह, एक मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करती है जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, है ना, किसके थ्रू, उस इंसुलेटेड वायर कॉइल के थ्रू जिसको आपने उसके अराउंड रैप किया है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कॉइल के अंदर, है ना, एंड आप उसको करंट की फ्लोइंग को स्टॉप कर देंगे, आयरन नेल अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को दोबारा स्विच ऑन करेंगे कॉइल के अंदर, आयरन नेल दोबारा से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगी। ओके, चलो अब क्या क्या एडवांटेजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ओवर परमानेंट मैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है बिकॉज इसकी मैग्नेटिज्म सिर्फ तब तक ही रहती है जब तक कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक बेटर मैग्नेट है एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट बहुत सारी तरीकों से। क्या, देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म है उसको आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जबकि परमानेंट मैग्नेट के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, कैसे, तो उस कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है आप उन्हें इंक्रीज कर दो, या फिर जो करंट आप कॉइल के थ्रू पास कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर दो। वहीं एक परमानेंट मैग्नेट को आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं। ओके, चलो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूजेस हैं। सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस के कंस्ट्रक्शन में, लाइक इलेक्ट्रिकल बेल, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, टॉय एंड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। इन सबको बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके हेवी लोड्स को भी लिफ्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक बिग मशीन, स्टील ग्रिडर्स, स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पसेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए यूज करते हैं, हेवी आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट्स के लिए उनको क्रेन पर फिट किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम अ हीप ऑफ मेटल स्क्रैप जो कि जंक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम
क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने के लिए गार्बेज हीप में से। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक बैग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे स्टिक नहीं हो सकते, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट डॉक्टर्स के थ्रू भी यूज किए जाते हैं। क्या करने के लिए? किसी पर्सन की आईज में से अगर कोई छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स चले जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। अब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो सभी स्ट्रेट नहीं होते हैं, बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस के बनाए जाता है, डिपेंडिंग कि आप उसको कहाँ और किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, राइट। चलो एग्जांपल, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है उसकी वर्किंग के लिए। अब यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यू शेप्ड आयरन पीस से बनाया जाएगा। यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास 2 कॉइल होती है सेम इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जो कि यू शेप्ड आयरन पीस के अराउंड वुंड करी जाती है। ओके, चलो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल आई टोल्ड यू किस पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही वर्क करती है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करती है क्या करने के लिए? उस मेटल बेल के अंदर जो क्लैपर रखा है उसको अपने टुवर्ड्स पुल करने के लिए, ठीक है। उस क्लैपर को क्या हम गोंग भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक बेल का जो क्लैपर है उसको हैमर कहा जाता है। अब हम इसी को डिस्कस करेंगे कैसे इलेक्ट्रिक बेल को बनाया जाता है, वो कैसे वर्क करती है। सी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। सो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आई टोल्ड यू। एक छोटा सा आयरन बार होता है जिसको आर्मेचर कहा जाता है, एंड आर्मेचर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बिल्कुल फ्रंट में रखते हैं। एंड अब उस आयरन बार का जो लोअर एंड है उसका आप एक फ्लैट स्प्रिंग एस के साथ अटैच करेंगे, एंड जो फ्लैट स्प्रिंग एस है वो खुद से फिक्स्ड होती है एक मेटल ब्रैकेट बी के अंदर। अब आयरन बार का जो अपर एंड है उसमें क्लैपर होता है अटैच। इनिशियली जैसे ही आप बेल आपकी वर्क नहीं कर रही है, जो क्लैपर सी है वो आप एक शॉर्ट डिस्टेंस अवे होता है फ्रॉम द गोंग जी। ओके, एंड एक कॉन्टैक्ट होता है स्क्रू डी पे, जो कि क्या आयरन बार को टच करता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्क्रू डी इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरप्टर, बिकॉज ये क्या करता है? इंटरप्ट करता है इलेक्ट्रिक बेल के सर्किट को पीरियोडिकली। ओके, चलो उसके बाद एक मेटल गोंग है होती है इसमें, ठीक है, जिसको फिक्स किया जाता है क्लैपर पर। एंड जो बेल है वो बैटरी के साथ या एक पुश बटन स्विच के साथ ही वर्क करती है, जो रिंग बेल को रिंग करने के लिए प्रोवाइड किया गया होता है। Okay, now we will describe the circuit of the end of the electromagnet coil is connected to one terminal of the battery as shown, and the other end S of the coil is connected to a bracket B carrying the iron bar or armature, ठीक है। एंड जो आउटर अदर टर्मिनल है बैटरी के उसको आप कॉन्टैक्ट स्क्रू डी के साथ कनेक्ट करते हैं पुश बटन स्विच के थ्रू। अब कैसे इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है? सी सो जैसे आप बेल को आप रिंग करना चाहते हो, आप क्या करते हैं? सबसे पहले पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट है बेल का वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो करंट है वो पास होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉइल के थ्रू, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। एंड फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा? उस आयरन आर्मेचर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एंड आर्मेचर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स की तरफ मूव करेगा। एंड अब वो जो क्लैपर से अटैच था वो स्ट्राइक करेगा गोंग पे जाके, जिसकी वजह से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड हम क्या बोलेंगे कि बेल जो है वो रिंग कर रही है। तो व्हेन आर्मेचर, जब वो आर्मेचर आपका मैग्नेट के टुवर्ड्स मूव करता है, उसके जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ वो आपका ब्रेक हो जाता है, एंड इस इलेक्ट्रिक सर्किट के ब्रेक होने की वजह से फिर करंट फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल के अंदर, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपनी सारी मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है फॉर अ मूवमेंट। ओके, एंड जो आर्मेचर है अब वो किसके साथ? उसके साथ अटैच नहीं रहता। जो फ्लैट स्प्रिंग है वो वापस आयरन आर्मेचर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आती है, एंड क्लैपर जो है वो भी गोंग से दूर चला जाता है। फिर जैसे ही आर्मेचर को दोबारा वापस आएगा, दोबारा से जो वो कॉन्टैक्ट है वो उनका ज्वाइन हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल के अंदर दोबारा से। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट दोबारा से उस आयरन आर्मेचर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगी, क्लैपर दोबारा से गोंग को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड यही जो प्रोसेस है मेक एंड ब्रेक का इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये आपका कंटिन्यू रहता है जब तक आप उस स्विच को प्रेस करते रहेंगे। इसकी वजह से जो आर्मेचर है वो वाइब्रेट होता रहेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड रैपिडली, हर बार जितनी बार क्लैपर आपका गोंग को स्ट्राइक करेगा। एंड ये क्लैपर जैसे गोंग को स्ट्राइक करेगा रैपिडली, वहाँ पे एक ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि द बेल इज रिंगिंग। ओके, चलो सो
That's all for the chapter. We have discussed the various effects of electric current and many more concepts regarding it. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.